नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम हिंदी नाटक जो कर रहे हैं इकाई 8, उसमें आज हम भाग 12वां करेंगे, जो कि नाटक का नाम है एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष जी का ये नाटक है और इसमें जो है ये यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलती है लिखने में। एक और है ये, मतलब एक और द्रोणाचार्य का मतलब है कि मतलब जो द्रोणाचार्य पहले हुए हैं प्राचीन काल में, उन्हीं के जैसा जो अब इसमें कहानी चलेगी तो उसको द्रोणाचार्य माना गया है। किसकी कहानी है, कहानी में क्या है और द्रोणाचार्य जी का नाम क्यों है, ये सब बातें हम इस नाटक में करेंगे। तो इस नाटक का अगर हम रचना काल देखें तो 1971 इसका जो है रचना काल है। और नाटक की कथा को देखें तो 2 भागों में विभक्त की गई है नाटक की कथा। पूर्वार्ध भाग है और साथ में उत्तरार्ध भाग है। 2 प्रकार की कथाएं इसमें नज़र आती हैं। एक तो बिल्कुल जो आधुनिक काल की कथा है, जो कि इस समय की कथा है, वो नज़र आती है। साथ साथ उसी की अगर हम कहें तुलना करते हुए एक और कथा है द्रोणाचार्य यानी महाभारत कालीन कथा। तो 2 प्रकार की कथाएं हमें इसमें नज़र आती हैं। जो पूर्वार्ध कथा है उसमें 4 दृश्य हैं और जो उत्तरार्ध वाला भाग है उसमें 7 दृश्य हैं। अगर हम कथे की बात करें तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो महाभारत कालीन पौराणिक प्रसंग जो है द्रोणाचार्य व एकलव्य की कथा के आधार पर प्रोफेसर अरविंद व चंदू की कथा है। और उसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं और भ्रष्टाचार है उसको दिखाना चाहते हैं। इस कहानी में जो शंकर शेष जी ने नाटक लिखा है उसमें द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा है, उसके आधार पर यानी कि प्रोफेसर अरविंद जो है उन्हीं को द्रोणाचार्य कहा गया है। इसमें कैसे और कौन कहेगा, और चंदू जो है वो एकलव्य का के बराबर इसमें दिखाया गया है। किस प्रकार से वो अभी हम देखेंगे नाटक जब पढ़ेंगे हम। और अगर इस नाटक का हम उद्देश्य देखें तो द्रोणाचार्य व एकलव्य गुरु शिष्य की कथा के संदर्भ में आज के शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार, गैर सरकारी कॉलेज में शिक्षकों की दुखद स्थिति व उनके अस्तित्व की समस्या व मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति को प्रकट करना ही इस नाटक का उद्देश्य रहा है। शिक्षक की क्या स्थिति हो जाती है, वह किस प्रकार से औरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है, और जो उसका मन करते हुए भी जिस प्रकार से वो अपने शिष्यों के प्रति रहना चाहता है उसको रहने नहीं दिया जाता, ये सब इस नाटक में हमें नजर आएगा। तो अगर हम कथा वस्तु की दृष्टि से बात करें, थोड़ा सा आगे भी हम देखते हैं इसमें कथानक देखें पहले तो इसका कि इसका दोहरा कथानक है। इसमें कि एक हमें पौराणिक कथा नजर आती है, एक आधुनिक कथा नजर आती है। पौराणिक कथा जो है वो द्रोणाचार्य व एकलव्य की है और आधुनिक कथा प्रोफेसर अरविंद व चंदू की है, जो कि बाद में जो है प्रिंसिपल बन जाते हैं। पात्र योजना देखते हैं इसमें तो 2 प्रकार के पात्र हैं। एक तो महाभारत कालीन पात्र जो हमें इसमें नजर आते हैं, द्रोणाचार्य है, उनकी धर्मपत्नी है कृपि, अश्वत्थामा उनका पुत्र, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, वही सारे पात्र हैं जो महाभारत के समय के हैं, और सैनिक। और इसी प्रकार से अगर हम आधुनिक पात्र देखें जो आज के समय के इसमें नजर आए हैं, अरविंद है प्रोफेसर है पहले, लेकिन बाद में इसी नाटक में वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। लीला उनकी पत्नी है, यदु जो है वो अरविंद के मित्र हैं, प्रिंसिपल जो है अरविंद के कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। चंदू जो है वो अरविंद के छात्र हैं और प्रेसिडेंट जो है अरविंद के कॉलेज का मालिक है, जो कि हम कहें इस नाटक में मुख्य कारण रहता है अरविंद को इस हालत तक पहुंचाने में। और विमलेंदु जो है एक मृत शिक्षक का पात्र है, जो कि एक आत्मा के रूप में हमें इस नाटक में नजर आता है। अनुराधा जो है, जो कि चंदू जो है प्रिंसिपल अरविंद जो है उनका शिष्य है, उसकी प्रेयसी है। तो चंदू जो है अरविंद का शिष्य है और उसकी प्रेयसी यानी प्रेमिका कौन है, अनुराधा। तो इस प्रकार से ये सारे पात्र हमें इसमें नजर आते हैं। अब पात्र परिचय देखें तो उसका एक फ्लो चार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। बीच में बिल्कुल अरविंद लिखे गए हैं यहाँ पर, जो कि प्रोफेसर है, उनकी पत्नी लीला है, उनके मित्र हैं नीचे यहाँ यदु, और अरविंद के कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे हैं, और उनके जो छात्र हैं वो चंदू और चंदू की प्रेमिका नीचे अनुराधा। तो ये सारे आधुनिक पात्र हैं। और विमलेंदु जो है यहाँ पे एक मृत शिक्षक है, जो कि एक अशरीरी पात्र है, यानी कि एक आत्मा का रूप इसमें दिखाया गया है। तो ये आधुनिक पात्रों का एक चार्ट यहाँ पे हमें नजर आता है। कथा वस्तु पढ़ने से पूर्व एक बार बात कर लेते हैं इसकी कथा वस्तु पे कि जो नाट्य कृति है, जो नाटक लिया गया है, इसमें महाभारत कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र हैं जो द्रोणाचार्य और एकलव्य के जीवन प्रसंगों को लेते हुए प्रोफेसर अरविंद और छात्र चंदू की कथा को आधुनिक संदर्भों में प्रकट करती है। इस नाटक में क्या है, एक और तो जो आज की शिक्षा पद्धति है उसमें जो भी भ्रष्टाचार है, अनाचार है, और यथार्थ क्या है आज की शिक्षा जगत का, वो सब जो है इसमें दिखाई देता है हमें।
प्राइवेट कॉलेज में जो भी शिक्षक कार्य करते हैं उनकी स्थिति है, उनका अस्तित्व की समस्या है, उनके और जो मैनेजमेंट जो उन पर रहमो करम करता है, उनकी नौकरी ना चली जाए उस डर में वो जीते रहते हैं, वो सब इस नाटक में हमें नज़र आता है। दोहरे कथा प्रसंग इसमें चलते हैं, दोनों कथाओं में सामंजस्य हमें नजर आता है। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा जहां ऐतिहासिक नजर आती है, वहीं प्रोफेसर अरविंद और चंदू की कथा हमें मौलिक नजर आती है। दोनों कथाएं समांतर गति से चलती रहती हैं और दोनों विकसित होती रहती हैं। इससे क्या होता है, इस नाटक में बड़ी रोचकता उत्पन्न किए रहते हैं सारे पात्र देखें तो दो प्रकार के पात्र मैंने आपको बताई दिए, महाभारत कालीन पात्र है और आधुनिक पात्र इसमें हमें नजर आता है। नाटक का जो नायक पात्र है वो तो अरविंद ही है, जो कि इस नाटक की धुरी है और बड़ी प्रमुखता से चित्रण किया गया है इस चरित्र का। और उनकी पत्नी जो लीला है वो एक मध्य वर्गीय मानसिकता की से युक्त नारी दिखाई गई है, जो बार बार स्थितियों की सच्चाई से और से अपने परिवार को और अपने पति को दिखाती रहती है कि हमारी सच्चाई क्या है और हमें झुक कर ही जीना पड़ेगा। और चंदू जो है वो एक छात्र वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र दिखाया गया है। प्रेसिडेंट जो है इसमें जो पात्र आएगा अभी राजकुमार, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं अरविंद, तो वो जो उनका जो पिता है वो प्रेसिडेंट है इसमें, तो वो बड़े अव्वल दर्जे का चालाक है, धूर्त है, एक अवसरवादी है, गिरगिट की तरह दिखाया गया है। यदु जो उनके मित्र हैं उनके जो है शुभचिंतक हैं अरविंद के, प्रोफेसर अरविंद के। प्रिंसिपल, इन दोनों का चरित्र सामान्य ही है, यदु और प्रिंसिपल का। और विमलेंदु जो है एक अशरीरी पात्र यानी कि आत्मा दिखाए गए हैं, परंतु उनसे नाटक में कौतूहल बना रहता है और इस प्रकार से नाटकीय ढंग से बड़ा प्रस्तुत किया गया है इनको। और बाकी जो महाभारत कालीन पात्र है उनका चरित्र भी इसमें दिखाया गया है। अनुराधा का चरित्र जो एक प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है, जो न्याय की खातिर मरना पसंद करती है पर झुकना पसंद नहीं करती है। तो इस नाटक का उद्देश्य हमें समझ में आ जाना चाहिए कि शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार है, जो सुविधाभोगी मनोवृत्ति है, उसको एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो विसंगति उनके कारण होती है, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो इसकी कथा वस्तु प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्वार्ध से शुरू करते हैं कि इसकी जो इस नाटक की कथा वस्तु जो है यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इस नाटक का जो आरंभ है वो प्रोफेसर अरविंद की पत्नी जो है लीला द्वारा उन्हें कोसने से होता है। पहले हम इसमें बात कर लें तो वो उनको कोस रही होती है कि लाइट तो जला देते, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा, कितनी बार कहा एस्ट्रे ले लिया करो, झाड़ू मार मार कर कमर मेरी टूटती है, राशन कार्ड बन गया, माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ, कहाँ कहाँ अकेले मरूंगी। तो इस प्रकार वो उन्हें ताने मार रही होती है। लीला प्रोफेसर अरविंद से सिन्हा का काम, जो आदमी एक सिन्हा, उसका काम ना करने पर उन्हें आड़ो हाथों लेते हुए कहती है कि नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर किसी का एहसान क्यों लेते हो, उसे क्या जवाब दूंगी, उसके प्रमोशन का क्या होगा, तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली है, लड़का पास होने लायक नहीं था, अब चुप ही रहोगी। तो इस प्रकार कहते हैं प्रोफेसर अरविंद। तो लीला कहती है कि चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक, तुम जाकर हरिश्चंद्र के खाली आसन पर बैठो। अब इतने वो ताने मार रही होती है, फिर प्रोफेसर अरविंद जो होते हैं उनके मित्र यदु आ जाते हैं वहाँ पे और प्रेसिडेंट के पुत्र राजकुमार को नकल करते हुए पकड़ना, उस बात पर बहस हो जाती है। वो कहते हैं अरविंद को कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि तुमने शहर के सबसे बड़े गुंडे को पकड़ लिया। यानी कि एक लड़का है राजकुमार, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा है और उसने नकल करी और उसको वहाँ पर अरविंद ने पकड़ लिया। तो वो यदु समझा रहे हैं उन्हें कि अरविंद कहता है कि राजकुमार छुरा सामने रखकर नकल कर रहा था, उसे कैसे छोड़ देता, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। तो यदु उनको समझाते हैं कि तुम्हारी माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, तुम्हें लड़के को अपने मेडिकल कॉलेज में भी भेजना है, और जब से तुमने वो विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक खेला है ना, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तो विमलेंदु कौन, जो कि अशरीरी पात्र है, जो कि एक आत्मा है। लीला कहती है यदु भाई ने समझाना बेकार है, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। तो अरविंद कहते हैं कि रिपोर्ट अब वापस नहीं ली जा सकती है क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। वह विमलेंदु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिसकी बीच चौराहे पर हत्या हो गई थी, उसने भी एक बड़े आदमी को लड़के को नकल करते पकड़ा था। विमलेंदु का साथ किसने दिया, तो वो समझा रहे, उदाहरण देते कि विमलेंदु की भी हत्या इसीलिए की गई थी क्योंकि उसने भी किसी लड़के को पकड़ा था नकल करते हुए। तो हर सहयोगी आज तुम्हें गाली दे रहा है, कहाँ तो मैं सोचता था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल। तो काफ़ी समझाते हैं यदु उसके मित्र कि अपनी रिपोर्ट जो है वो वापस ले लो, नहीं करो उसके खिलाफ शिकायत।
प्रिंसिपल जो होते हैं उस कॉलेज के, वो अरविंद के घर उनका आगमन होता है। उसके बाद यदु तो चले जाते हैं और उनकी पत्नी लीला से बातें होती हैं ताकि वह अपने पति अरविंद को समझा सके। अब जब यदु उनको समझा रहे होते हैं तो जो प्रोफेसर अरविंद होते हैं वो सिगरेट लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसी समय जो है प्रिंसिपल के जो है अरविंद के, वो घर पर आ जाते हैं और वह लीला से कहते हैं कि तुमसे ही बात करने आया हूँ, क्योंकि अरविंद किसी की न तो सुनता है न किसी की बात मानता है, शायद तुम उसे समझा सको। प्रेसिडेंट साहब खुश थे, डीए भी देने की सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी है। इन्हें कहते हैं बुरे दिन। शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। थोड़ी सी नकल राजकुमार ने कर ही ली तो किसी का क्या बिगाड़ लिया। नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज ज़रूर बंद हो जाएगा। और प्रेसिडेंट साहब आखिर अन्नदाता है, मालिक हैं। नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो। लीला भी बड़ी चिंतित हो जाती है जब इतनी सारी टेंशन्स वाली बातें सुनती है और कहती है मेरा कहना भी ये कहाँ मानते हैं, हमेशा सिद्धांत और न्याय की बातें करते हैं। अब वो बात कर रहे हैं विमलेंदु की, कि मारा गया ना बेचारा विमलेंदु, उसकी बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। लीला के ये कहने पर कि मैं इन्हें हर तरह से समझाऊंगी, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, यह हुई ना दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। उससे कहो नौकरी करना सीखे। मैंने 30 साल नौकरी की है। चुंगी नाके के मुहर्रिर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल तक। लड़ता तो क्या करता, लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो। इसका मतलब वो समझाते हैं उसे, पत्नी को, कि उसको समझाओ कि राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट ना करे और वापस ले ले, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का लड़का है जो कि हमारे माई बाप है। इतने में फिर वो बाहर चले जाते हैं और फिर अरविंद आता है जब सिगरेट खरीद कर, तो लीला से पूछता है कि ये प्रिंसिपल का बच्चा यहाँ क्यों आया था। तो लीला बताती है कि वह समझाने और सलाह देने आए थे। लीला तभी उत्तेजित स्वर में कहती है, कभी सोचा तुमने इस घर में अकेले कौन जिया है? हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते हो कि हम लोग कैसे जिए। इतने क्या होता है, इसके बाद 20 वर्षीय जो उनका छात्र है चंदू, वो आ जाता है। अब चंदू जो है वो प्रोफेसर अरविंद से बात करता है और बताता है कि वह निरपराध होने की सच्चाई बयां करता है कि राजकुमार के पास से कागज़ का टुकड़ा उड़कर मेरे पास आ गया था। मैं उसे उठाकर प्रोफेसर मिश्रा को देने ही वाला था कि उन्होंने तेजी से आकर मुझे पकड़ लिया और धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। वहाँ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ था। मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई है। मुझे जानबूझकर फंसाया गया है, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे आपसे न्याय चाहिए। मैं यह जानने आया हूँ कि राजकुमार को आज आपने पकड़ा है, क्या उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है अथवा नहीं। मतलब कि किसी और दिन भी वो नकल कर रहा था, लेकिन उसके चक्कर में वो बेचारा चंदू फंस गया। और अब जब प्रोफेसर अरविंद ने पकड़ा है राजकुमार, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आराम से बच सकूं। उसकी रिपोर्ट आपको जो है यूनिवर्सिटी भेजनी होगी। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबके सामने आपको कहना है कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है, और यदि आप बदल गए तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे सर। यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं इस समय अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही साथ आग्रह करने भी। और इतने जो चंदू जो है थोड़ी सी धमकी देता है उनको और समझाता भी है, और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद चंदू के जाने के बाद जो है प्रोफेसर अरविंद को, जो उनकी पत्नी लीला है, वो उसकी जो अमर्यादित भाषा होती है, अशिष्ट भाषा होती है चंदू की, और बदतमीजी जो वो करके गया उसकी तरफ ध्यान दिलाती है और कहती है कि इन लड़कों की ओर से तुम नेतागिरी करोगे, कहीं मारपीट हो गई, छुरे चल गए तो क्या होगा। और इतने में कहती है कई बार मैंने तुम्हें कहा है कि इनके पचड़े में मत फंसा करो, लेकिन तुम मानते ही कहाँ हो। तभी प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका बेटा राजकुमार नकल करते हुए पकड़ा गया है, वो आ जाते हैं प्रोफेसर अरविंद के घर। और वो प्रोफेसर अरविंद जो है प्रेसिडेंट को बताता है कि मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। राजकुमार अपराधी हो सकता है, पर असली अपराधी नहीं है। असली अपराधी हम लोग हैं। वह पिछले ये सारी बातें कौन शुरू कर रहा है बोलना? प्रेसिडेंट। असली अपराधी हम लोग हैं। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे अब तक पकड़ा नहीं गया। उसकी बेहुदा हरकतों की शिकायत क्यों नहीं मुझसे की गई? तो अरविंद रोटी और सुरक्षा की भय की बात बताता है और कहता है आप ढोंगी हैं। आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी में क्यों भिजवाया? उसके निरपराध और निर्दोष होने की बात आप जानते हुए भी मौके का फ़ायदा उठाया आपने, क्योंकि वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। उसका पिता आपके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आपने सब कुछ ऐसा इसलिए किया है। तो प्रेसिडेंट जो है उसको धमकी देता है, प्रोफेसर अरविंद को कहता है कि आप अपनी जिद का परिणाम जानते हो। कल तक रिपोर्ट नहीं बदली ना तो मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। प्रोफेसर अरविंद जब कॉलेज बंद कर देने की बात कहता है ना कि मैं कॉलेज बंद कर दूंगा, तब प्रेसिडेंट जो है एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलता है और थोड़ा सा नरम हो जाता है। और वो कहता है कि राजकुमार को एक और रखिए।
वह उसे प्रिंसिपल बनाने का प्रलोभन यानी कि लालच देते हुए कहता है कि घर ये क्या सोचकर चलता है, लेकिन आपने ऐसा रुख अख्तियार कर लिया कि मैं क्या कहूँ। तो अरविंद इस पर आश्चर्य व्यक्त करता हुआ कहता है, द प्रेसिडेंट कहते हैं कि यू आर द ओनली प्रोफेसर whom आई रिस्पेक्ट सो मच। आप सोच लीजिए और कल तक मुझे ज़रूर बता दीजिए। यानी काफ़ी सारी दोनों में बातचीत होती है, कभी धमकी देता है प्रेसिडेंट, कभी नरमी से व्यवहार करता है, जैसे कि कोई गिरगिट रंग बदल लेता हो, और उसे टाइम देकर चले जाता है कि कल पूछूंगा मैं आपसे फ़ोन करके। और प्रेसिडेंट से फिर जो है लीला अपने पति को फिर से समझाती है। इसके बाद जब वो प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है, फिर अपने पति को समझाना शुरू करती है कि प्रेसिडेंट से दुश्मनी भी ठन जाएगी, लड़के तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे, तुम्हारा कोई खून भी कर सकता है, तुम्हें कोई मार देगा, और तुमने अगर विरोध नहीं किया तो हो सकता है तुम्हें प्रिंसिपल भी बना दे। अब इसी बीच क्या होता है कि यदु आ जाता है वहाँ पर, उनका मित्र अरविंद का, और वहाँ पर सूचना देता है कि चंदू तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है, तुम्हारे नाम से इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो ये लोग तुम्हें आज या कल मार डालेंगे। रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का अगर विरोध करोगे तब भी तुम्हारी हत्या होगी, चंदू का विरोध करोगे तब भी तुम्हारी सामाजिक हत्या होगी, हत्या से तुम बच नहीं सकते। लीला अरविंद को स्वार्थी कहती हुई कहती है कि तुम्हें मुझे या चंदू में से किसी एक का चयन करना होगा, यानी कि वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कह रही है कि तुम्हें राजकुमार के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर सिगरेट पीते हुए बड़ी चिंता में डूबे हुए प्रोफेसर अरविंद के समक्ष एकदम से विमलेंदु की शरीर आकृति प्रकट हो जाती है, यानी कि एक आत्मा प्रकट हो जाती है, और वह उसे पहचानने के लिए कहती है। विमलेंदु उससे अपनी आप बीती परिवार की स्थिति की बातें करता है और प्रेसिडेंट से समझौता करने और प्रिंसिपल बन जाने की बात कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो, जैसे मेरे साथ हुआ था, और प्रस्ताव पास किया जाए। और अरविंद कहता है कि मैं समझौता तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इस पर विमलेंदु कहता है, मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था, उस द्रोणाचार्य ने भी तुम्हारी तरह दावे किए थे, उसे तुम समझो और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस शरीर आकृति के प्रकट होने के बाद जब उसमें बात होती है तो यहाँ पर पूर्वार्ध वाला भाग जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। इस कथा का प्रारंभ जो है वो लीला के जो है मिसेज शुक्ला से, दोनों के फ़ोन पर बात हो रही है, वहाँ से आरंभ होता है उत्तरार्ध का, और प्रिंसिपल अरविंद का आगमन होता है। यानी कि अब जो है अरविंद जो प्रोफेसर थे वो इस उत्तरार्ध वाले भाग में प्रिंसिपल बन गए हैं। पहले तो वो अपनी सहेली से बात कर रही है जिसमें साड़ी हाउस में नया स्टॉक का आगमन हुआ है, नैनीताल की तैयारी करने के ऊपर, और उनके बेटे के जो है एडमिशन के ऊपर बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इतने में प्रिंसिपल अरविंद का आगमन होता है तो लीला उसे बेटे के मेरिट में फर्स्ट स्थान आने की सूचना देती है, और वह जो है एक सुदीप नाम का होता है उसकी चिट्ठी आती है, तो उसकी चिट्ठी भी देती है, तो वो साइड में रख देता है कि बाद में पढ़ूंगा। तो लीला उससे पूछती है कि क्या प्रिंसिपल बनकर तुम खुश नहीं हुए, सुखी भी नहीं हुए। तो अरविंद कहता है कि हर आदमी मुझे बेईमान और मौकापरस्त समझता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है। तो इससे बात साबित हो जाती है कि वो प्रिंसिपल भी बन गया है, यानी कि उसकी तरक्की हुई। इसका मतलब उसने राजकुमार के खिलाफ शिकायत नहीं की पिछले भाग में। अब इसके बाद क्या होता है कि उनका जो मित्र है यदु, उसका आगमन हो जाता है, अरविंद के मित्र का, जो कि अरविंद द्वारा उसे राजकुमार व लड़की के बलात्कार की घटना का बताना, यानी कि अरविंद जो है अपने मित्र यदु को ये घटना बताती है। क्या घटना घटी? वो कहता है कि राजकुमार ने आज शाम को 4 बजे एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश जो है कॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचे में की। मैं गुलाब की नई कलियों को देखने गया था और वहाँ मैं अकेला ही था। कल अदालत बनकर मुझे ही बैठना है, यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाएगी, बवंडर होगा। अगर चंदू भी शहर में हुआ तो पिछली बार का बदला वह अवश्य लेगा। अगर मैं कठपुतली प्रिंसिपल न होता तो उस बदमाश की यह हिम्मत कभी भी नहीं होती। यदु अपने मित्र को रिपोर्ट को दबाने की बात कहता है। पुनः वही बात होती है, राजकुमार वही लड़का है जिसने पिछली बार नकल करी थी, अब की बार उसने एक लड़की के बलात्कार की कोशिश करी है, और वो चीज़ फिर इसके सामने आई है जो है प्रिंसिपल अरविंद के सामने, और फिर उसका मित्र वही कह रहा है कि तुम्हें ये बात को यहीं पर दबाना होगा, शिकायत नहीं करनी होगी। वो कहता है पूरी घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई है, मैं कैसे झूठ बोल पाऊंगा। तो लीला कहती है कि बोलने का मतलब पता भी है तुम्हें। तो अरविंद उसे चुप कराता है कि मैं सोचता था कि तुम बलात्कार की बात सुनकर तो कम से कम गुस्सा हो जाओगी और राजकुमार को कठोर दंड देने के लिए कहोगी, पर तुम्हारी संवेदनाएं तो मर चुकी हैं। तो लीला कहती है कि प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, और यदु भी उसको जो है ना समझदारी से काम लेने के लिए कहता है कि लड़की को समझाओ, बदनामी के भय से मुंह ना खोलने का मशवरा भी देता है। और तभी क्या होता है, इतने में प्रेसिडेंट स्वयं आ जाता है जो कि राजकुमार का पिता है, और जैसे कि वो पूर्वार्ध भाग में आया था उनके घर में, इस प्रकार फिर दोबारा आता है वो।
और कहता है आके अरविंद से कि इतनी बड़ी घटना घट गई, आपने मुझे इन्फॉर्म करना तक उचित नहीं समझा, आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखाने में लगे रहे। राजकुमार के खिलाफ अब आप क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं? तो अरविंद कहता है यदि एक्शन नहीं लिया तो लड़के मुझे फाड़ खाएंगे। प्रेसिडेंट बेटे की हरकत पर दुख व्यक्त करता है क्योंकि उसका तो व्यवहार ही वैसा है, बड़ा धूर्त और चालाक है वो। तो अरविंद कहता है कि सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी, इस बार वही बोलूंगा जो सच है। आप कल जो कुछ बोलेंगे उस पर कौन विश्वास करेगा? प्रेसिडेंट कह रहा है, क्योंकि तब तक आप पुलिस हिरासत में होंगे। तो लीला पूछती है कि इनका अपराध क्या है? तो प्रेसिडेंट कहता है इनका अपराध केवल इतना है कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं। कुछ देर बाद में फ़ोन करता हूँ, इस बीच अगर आपने मेरा कहना मान लिया तो बेहतर होगा। प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है। तो अरविंद लीला से कहता है कि जेल तो उसका बाप भी नहीं भिजवा सकता, नौकरी चाहे भले ले ले, मैं आज तक तुम्हारी एक न सुनूंगा। भले ही अब बंगला छिन जाए, टेलीफोन कट जाए, मुफ्त के चपरासी ना हो, तुम प्रिंसिपल की पत्नी ना कहलाओ। जब इतनी सारी बातें उन दोनों पति पत्नी में चल रही होती तभी जो बलात्कार की शिकार 20 वर्षीय अनुराधा है, जो कि चंदू की प्रेमिका ही है, वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आती है और वह अपने माता पिता के विचारों को बताती है कि वह मुझे चुप बैठने के लिए कह रहे हैं और कॉलेज छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि वह निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं अथवा नहीं। राजकुमार इस बार नहीं छूटना चाहिए, मेरे माता पिता को राजकुमार और उसके साथी जो है धमकी दे रहे हैं। तो अरविंद अनुराधा से कहते हैं कि बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? तो वो कहती है सभी पुरुष नामर्द नहीं होते, मुझे अपनाने वाला भी है कोई, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। अरविंद अनुराधा से कहता है तुमने परिणामों को सोच लिया है तो मैं राजकुमार को कल कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूंगा। तो अनुराधा कहती है कि आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है ना? 3 साल पहले चंदू के साथ आपने यही किया था। चंदू ने आपके हर शब्द पर बड़े अच्छे तरीके से विश्वास किया और वह लड़ भी गया, लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंसिपल ही ले ली मुआवजे में। आपको तो प्रिंसिपलशिप मिल गई और वो बेचारा कॉलेज से निकाल दिया गया। आप मौके पर बदल गए, इस बात को हर लड़का जानता है। लोग समझेंगे कि अगर आपने इस बार जो है नहीं मानी मेरी बात और राजकुमार को कुछ नहीं कहा तो लोग समझेंगे कि मैंने राजकुमार को फंसाने के लिए साजिश की है और चंदू भी मुझसे नफरत करेगा। और अरविंद फिर उसे विश्वास दिलाता है कि वह हर स्थिति में उसका साथ देगा, चाहे उसे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। इतनी देर में उससे बात करते करते तभी बीच में प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है, फ़ोन आ जाता है, दोनों में बातें होती हैं। अरविंद उससे कहता है कि माई डिसीजन इज़ फाइनल, कांट बी चेंज्ड। तो कल मैं राजकुमार को रेस्टिकेट कर रहा हूँ। तो कहते हैं आप पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, 15,000 का घपला, लेकिन आप ही ने तो नो सर नो सर, इस तरह से बहुत सारे उनमें बातें होती हैं। तो अरविंद अनुराधा से जब फ़ोन रखने के बाद कहता है कि तुम्हारे पिता का ख्याल करते हुए शायद अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, तुम समझदारी से काम लो। रेस्टिकेट होने के बाद भी राजकुमार तुम्हें तंग कर सकता है। यानी कि वो एकदम से फ़ोन के बाद बदल जाता है और अरविंद के गिरगिट की तरह रंग बदलते देख अनुराधा अरविंद से कहती है कि चंदू ठीक कहता था, आप बड़े ही नपुंसक और बुद्धिवादी हैं, कल कोई शायद अब सवाल ही ना उठे। और अनुराधा वहाँ से चली जाती है। अब अनुराधा के जाने के बाद जो है अरविंद की फिर से लीला से बातचीत होती है और फ़ोन आता है कि अनुराधा मर गई। किस प्रकार से? अरविंद माथा पकड़कर बैठ जाता है। लीला पूछती है कि क्या हुआ? प्रेसिडेंट के फ़ोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। अरविंद कहता है मुझे क्या हो सकता है, मुझ पर 15,000 रुपये के गबन का आरोप लगा दिया है। उस कमीने आदमी ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी हैं। नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से कहीं बचाव है। पिछले हफ्ते में फर्नीचर के नाम पर इसने ग्रांट के 15,000 रुपये कॉलेज से उठाए थे, कल लौटाने वाला था, पर अब यह घटना घट गई बलात्कार वाली। मैंने विरोध किया इसलिए मेरे पर गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगा रहा है और इसने मेरी जो है जीभ छीन ली, यानी आवाज़ छीन ली। तभी फ़ोन की घंटी बजती है एकदम और उसको सूचना मिलती है कि अनुराधा जो है ट्रक के नीचे आकर मर गई है। तो वह लीला से कहता है कि अनुराधा मर गई, मेरी बुद्धजली ने मुझे मार डाला। और इतने में जो है जब वो बताता है, इतने में विमलेंदु की शरीर आकृति जो होती है वो फिर से प्रकट हो जाती है और उसकी अरविंद से बातचीत होती है। वह अरविंद से पूछता है कि तुम इस्तीफ़ा क्यों लिख रहे हो? तो अरविंद कहता है एक बेकसूर लड़की के खून की जिम्मेदारी मुझ पर है। विमलेंदु कहता है कि आराधना की आत्महत्या के लिए तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, इसके पीछे 3 आदमी जिम्मेदार हैं, एक तो प्रेसिडेंट, एक लड़की का बाप और एक तुम। अनुराधा के बाप ने अपना विरोध 5,000 रुपये में बेच दिया था, रातों रात उसे दूसरे गांव में भेजने की योजना बन गई थी। अरविंद जब आत्मा की बात करता है तो विमलेंदु कहता है कि आत्मा वात्मा सब बकवास होता है, केवल शरीर ही सत्य है। मेरी जवान विधवा पत्नी छोटी सी नौकरी कर अपना व बेटी का गुजर बसर कर रही है, कभी कभी मेरी याद में रोती भी है। लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। एक 60 वर्षीय नया ऑफिसर उस पर डोरे डाल रहा है। अब बोलो कहाँ है आत्मा? शरीर है, केवल शरीर। तुम इस्तीफा फाड़ दो, ठाठ से नौकरी करो।
प्रेसिडेंट का साथ दो, वह बड़ा काम का आदमी है, वह मंत्री बनने वाला है। अरविंद अपने पाप के प्रायश्चित करने की बात कहता है तो विमलेंदु कहता है कि प्रायश्चित करना है तो तुम भी आत्महत्या कर लो। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं है। द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था और द्रोणाचार्य वहीं खड़े देखते रहे थे। याद करो, अपना नाटक याद करो। और कालांतर में जो है, इतने में जब ये सारी बातें होती हैं, उसके बाद पहाड़ से गिरकर जो है प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है और विमलेंदु की पुनः आकृति उभरती है। अब ये मौत कैसे होती है इसकी बात करते हैं। वह अरविंद से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा, तो अरविंद बताता है कि मैंने प्रेसिडेंट की हत्या नहीं की है। विमलेंदु कहता है कि यह सही है कि तुम निरपराध हो, किंतु तुम्हारे मन में उसके प्रति घोर नफरत थी। उसकी हत्या का विचार तुम्हारे मन में था। बीमार प्रेसिडेंट को डॉक्टरों ने सुबह शाम दूर तक घूमने की सलाह दी थी। तुम उसे क्लिफ की ओर ले जाने लगे थे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर शक नहीं था। उस शाम को क्लिफ के नीचे तराई के गांव में मेला लगा हुआ था। तुमने प्रेसिडेंट को क्लिफ के बिल्कुल छोर तक बुलाया जिससे वह मेला देख सके। तुमने कहा, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग कैसे चींटियों के समान लग रहे हैं। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका और खुद गिरकर मर गया। तो अरविंद कहता है कि प्रेसिडेंट तो अपनी मौत मरा, परंतु मेरे जो सारे दुश्मन हैं वो ज़बरदस्ती मुझे फंसा रहे हैं। विमलेंदु कहता है, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सहयोगी हैं, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखकर 300 रुपये तनख्वाह देते थे, इसलिए वो सारे तुम्हारे खिलाफ हैं। लोगों को तुमसे आशाएं थी कि तुम गलत परंपरा को तोड़ोगे, पर तुमने उनके साथ दगा किया। लोगों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। तुम महज इसलिए परेशान हो कि कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा। तो अरविंद कहते हैं कि मैंने उसके साथ चंदू के साथ अन्याय किया, पर वो मेरा शिष्य है, वह अवश्य मुझे बचाएगा। तो विमलेंदु कहते हैं कि सिर्फ शिष्य होना काफ़ी नहीं होता, उसने सब अपनी आंखों से देखा है, वह तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। अब चंदू का इसके बाद बयान होता है, वो बयान देखते हैं उसमें वो क्या बोलता है। चंदू का बयान, वे पिछले 8 सालों में जो है, अब चंदू बयान देता है कि पिछले 8 सालों से प्रिंसिपल अरविंद को जानता है। प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट भी दबवाई थी जब उसने नकल की थी। अनुराधा का लिखा अंतिम पत्र जो है वो मुझे मिला जब उसने आत्महत्या करी ट्रक के नीचे। उसमें लिखा कि अरविंद दोषी हैं। पत्र में अनुराधा ने लिखा था कि मैं 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतने में राजकुमार आया, उसने मुझसे छेड़खानी ज़बरदस्ती की, तभी प्रिंसिपल आ गए, उन्होंने मुझे बचाया और मुझसे रिपोर्ट लिखवाई और कहा कि मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूँगा। मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ, मैं लड़ूंगी, और यदि प्रिंसिपल ने दबाव में आकर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित न रहूं। अनुराधा की मृत्यु से मुझे गहरा धक्का लगा। आज भी मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है और मैं भी जा रहा था पहाड़ी की तरफ आत्महत्या करने, और मैं कूदने ही वाला था कि प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को मैंने देखा और झाड़ी में सरक गया। प्रोफेसर अरविंद प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे और नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह कर रहे थे। आगे प्रेसिडेंट थे और पीछे प्रोफेसर अरविंद। उनका हाथ प्रेसिडेंट की पीठ पर था। इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का लड़खड़ाता शरीर दिखा और क्लिफ से उन्हें मैंने नीचे गिरते देखा। तो क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था, इसका प्रश्न किया गया अदालत में। तो चंदू कहता है कि हो सकता है। इसके बाद प्रोफेसर घबराकर भागने लगे। तो चंदू की सारी बातें सुनने के बाद पहली आवाज़ का कथन होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने घटनास्थल पर चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं किया था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि वह इस बात को छिपाना चाहते थे। तो मतलब साबित करने की कोशिश की गई कि उसी ने खून किया है प्रेसिडेंट का। इसके बाद जो है, उसके बयान के बाद विमलेंदु की शरीर आकृति पुनः उभरती है और द्रोणाचार्य की कथा याद दिलाती है। वह अरविंद को तर्कों के साथ बताती है कि तू प्रोफेसर नहीं, द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य। इसमें भी 2 मात्राएं आएंगी और में। अब वो कहते हैं विमलेंदु की शरीर आकृति कि अरविंद कहता है कि विमलेंदु, चंदू ने सच क्यों नहीं कहा। विमलेंदु कहता है उसने झूठ भी तो नहीं कहा, उसने सिर्फ यही कहा कि हो सकता है वह जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं धकेला, मैं अपराधी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ। विमलेंदु कहता है कि यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने, बिल्कुल यही प्रश्न मरते मरते। क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो महाभारत का 15वां दिन। द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति थे, युद्ध हो रहा था, भयंकर पद्माकर व्यूह की रचना की थी, वे लड़ रहे थे और पांडवों की सेना पर कहर ढा रहे थे। इसी बीच में अश्वत्थामा मारा गया की आवाज़ सुनी द्रोणाचार्य और विचलित हो गए, और मेरा बेटा मारा गया, क्या यह सच है? द्रोणाचार्य दूसरे सैनिक से भी पूछते हैं, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था कि मेरा पुत्र? तभी युधिष्ठिर आता है और वह कहता है कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम बताओ कि कौन मारा गया। और युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि 2 अश्वत्थामा थे, एक तो द्रोणाचार्य के पुत्र और दूसरा एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा केवल कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य को लगा कि युधिष्ठिर ने तो अपने जीवन में कभी भी कोई झूठ नहीं बोला, इसका मतलब मेरा पुत्र ही मारा गया है। और द्रोणाचार्य इसे सुनकर टूट जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। तभी धृष्टद्युम्न गुरु बूढ़े द्रोणाचार्य की गर्दन काट देते हैं और अपने पिता का अपमान का बदला ले लेता है, और द्रोणाचार्य जो है वो मर जाते हैं। तो द्रोणाचार्य तभी उस टाइम कहते भी है मरने से पहले कि तुम जीवित हो अशु,
तब वह धर्मराज झूठ बोला, क्यों क्यों? और द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने ठीक किया, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राज की अन्न की दास्ता समझौते का चरित्र। युधिष्ठिर, तुम सत्य भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? तुमने अच्छा किया, तुमने इस प्रकार से जो है बात बताई मुझे कि अश्वत्थामा मारा गया, तुमने सच नहीं बोला मुझसे। विमलेंदु के अरविंद से यह कहने पर कि मिल गया ना तुम्हें उत्तर, तो विमलेंदु अरविंद से कहता है कि चंदू को झूठ बोलना तो तुमने सिखाया है, शिक्षक के रूप में तुमने उसे दिया ही क्या है? तो अरविंद कहता है कि मुझ पर दोषारोपण करना ठीक नहीं, क्या मैं शुरू से ही एक कमीना आदमी था? उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते? तो इस पर विमलेंदु अरविंद से कहते हैं कि इन बातों से मैं मना नहीं करता हूँ, इसलिए विरोध मत करो, सब बकवास है। प्रेसिडेंट के पास शक्ति थी, यदि व्यवस्था तुम्हारे अपने इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्ले को जन्म दो, चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। तो अरविंद यह कहता है कि क्या तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है? तो विमलेंदु कहता है कि इन्होंने अर्थ खो दिए हैं। मेरा आत्म बलिदान? जानते हो बेवकूफ, मेरी पत्नी उस बूढ़े की भूखी नजरों से, उसकी टपकती लार से बचने के लिए शहर छोड़कर चली गई है। उसके बाद भी तू आत्म बलिदान की भाषा का व्यभिचार कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार पे लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। तो अरविंद कहता है मैं द्रोणाचार्य नहीं, अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। तो अरविंद के यह कहने पर विमलेंदु कहता है कि बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उसका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर या प्रिंसिपल है? तू तो द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य। तो इस प्रकार से जो इस नाटक का नाम है एक और द्रोणाचार्य, तो विमलेंदु ने जो है ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल द्रोणाचार्य की तरह है, जिसने जो है सत्ता पक्ष का साथ दिया, जो न्याय चाहते थे उनको न्याय नहीं दिलवा पाया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे पूर्वार्ध उत्तरार्ध कथा के बाद जो समानांतर कथा है द्रोणाचार्य की, उसकी पूर्वार्ध कथा का भाग जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। द्रोणाचार्य की घर की कथा से आरंभ होता है, जहाँ पर घर के उनकी जो माली हालत है वो अत्यंत जर्जर दिखाई गई है। 7-8 वर्षीय जो उनका अश्वत्थामा पुत्र है वो जमीन पर पांव घसीटते हुए गोरस के लिए मचल रहा है। गोरस जो है दूध को भी कहते हैं और साथ साथ छाछ को भी कहते हैं। तो वे अपनी माता कृपि से कहता है कि गोरस ला के दो, नहीं तो सिर पटक कर जान दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य के आने पर वह कहता है गोरस पीऊंगा, गोरस पीऊंगा। कृपि उसे गोरस देती है और पूछती है कि कैसा लगा? तो वो कहता है कि बहुत अच्छा था माँ, मैं जाता हूँ। और पिताजी आपको वह जो है दरिद्र भिखमंगा ब्राह्मण कहता है, किसी की बात बताता है वो। अब इतने में जो है कृपि और द्रोणाचार्य की बातचीत शुरू होती है पति पत्नी की। वो पूछती है कृपि अपने पति से कि द्रुपद जो कि द्रोणाचार्य के मित्र हैं उन्होंने क्या कहा, 100 से कम गायें ना दी होंगी तुम्हें? तो द्रोणाचार्य बड़े कटुतापूर्वक कहते हैं कि 100 नहीं 1000 गायें दी हैं। द्रोणाचार्य के पूछने पर कृपि कहती है कि अश्वत्थामा को मैंने दूध के नाम पर आटे का घोल पिला दिया है, मुझसे पूछो मैं कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटियां। इसमें भी सेम वही कथा नजर आ रही है, जैसे प्रोफेसर अरविंद की पत्नी जो है लीला उन्हें ताने मारती है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी यही नजर आ रही है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि इतना नाटकीय जीवन? कृपि कहती है कि नाटक बनाया किसने, मैंने या तुमने? द्रोणाचार्य कृपि को द्रुपद द्वारा उसके साथ किए गए बुरे व्यवहार के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उसने जमकर एक लात मारी है मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे, उसने मेरा और मेरे पिता का अपमान किया है। तो कृपि कहती है कि नौबत कैसे आई, जरूर तुमने अपनी अकड़ दिखाई होगी। तो वो कहते हैं कि जीवन में इतनी समर्पित भाषा अभी तक मेरे मुंह से नहीं निकली थी, मेरा रोम रोम जल रहा है। तो कृपि कहती है कि जो अपने इकलौते बेटे के लिए दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा जो है वो आचालता है। द्रोणाचार्य कहता है अब मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपि भी बोल उठती है कि अपमान का घूंट पी जाओ, द्रुपद से अब बदला अवश्य लो, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही योजनाबद्ध तरीके से करो। तभी उसी टाइम क्या होता है, पति पत्नी की बातचीत के टाइम भीष्म का आगमन होता है और वो कृपि कहती है कि कैसा संयोग है कि तुम्हें सत्ता से जुड़ने के लिए मैं कह रही थी और सत्ता आज स्वयं तुम्हारे कदमों में चली आ रही है। तो द्रोणाचार्य भीष्म को अपने यहाँ देखकर आश्चर्य से कहते हैं कि आप यहाँ? तो भीष्म कहते हैं कि मैंने आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना था और आज देख भी लिया, अपने बाणों की सहायता से कुएं में गिरी गेंद को निकाल लिया। आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करें। कृपि इसी बीच बोल उठती है स्वीकार करिए। तो इस प्रकार से जो है भीष्म उनको मना लेते हैं कि जो कल के दिन आप जो है राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाने की जो बात है वो मान लीजिए। और इस प्रकार से वो कहती है अपने पति को कि तुम अब तुम्हारी समस्या का हल भी हो जाएगा और तुम जो है हमारे अनाज कपड़े की समस्या भी हल हो जाएगी जब तुम राजपुत्रों को जो है धनुष बाण चलाना सिखाओगे और तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। तो द्रोणाचार्य जो है उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और अगले ही दिन से जो है चले जाते हैं राजपुत्रों को जो है धनुर्विद्या सिखाने। अब
अब जो है अगले दृश्य में द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को वन में शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ पर उनकी एकलव्य से भेंट होती है। तो अर्जुन बताता है कि हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया है, जैसे कई बाणों से उसका मुंह कोई सी रहा हो। एकलव्य द्रोणाचार्य को देखता है और उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, मैं आपसे 10 वर्षों पूर्व मिला था। तो द्रोणाचार्य एकलव्य से जानना चाहते हैं कि इतनी कुशल विद्या तुमने कहाँ से सीखी कि तुमने कुत्ते का मुंह भी सिल दिया अपने तीरों से। द्रोणाचार्य कहते हैं कि इतनी कुशल विद्या जो है मैंने आपसे ही सीखी है। मैंने आपका एक पुतला बनाया और आपके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा, तो अब आप मुझसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगिए। तो एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य जो है उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। तो अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य के कृत्य पर उनसे कहता है कि आपकी ये क्रूरता मेरी समझ में नहीं आई। तो अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि अन्याय है गुरुवर, अन्याय। इस प्रकार तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि उसने मेरे अहंकार को चुनौती दे दी है। वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना ही महान धनुर्धर बन सकता है। एक दिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुमसे कोई बड़ा धनुर्धर नहीं होगा, तो मैंने अपना वचन पूरा किया। तो अर्जुन उनसे कहता है कि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ, जो कि एकलव्य है। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत पाऊंगा। जाइए, एकलव्य का मान कीजिए, मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। एकलव्य इसी बीच गुरु को अपने अंगूठे का गुरु दक्षिणा भेंट कर देता है और द्रोणाचार्य उनको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य को देखता है। तो पूर्वार्ध कथा में ये सारे दृश्य जो है हमें नजर आते हैं। अब इसी समानांतर कथा का जो उत्तरार्ध वाला भाग है उसमें क्या होता है, अश्वत्थामा अपनी माँ से काफी सारे प्रश्न पूछता है और द्रोणाचार्य के उत्तर होते हैं और उसके बाद ये नाटक समाप्त हो जाता है। अश्वत्थामा माँ से पूछता है कि रजस्वला द्रौपदी को दरबार में जब नंगा किया जा रहा था और वह मर्म भेदी आवाज में पुरुष जाति को पुकार रही थी, तो मैं चुप क्यों था और पिताजी भी क्यों चुप रहे? तुमने मुझे बचपन में विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से क्यों नहीं मिले? क्योंकि पांडवों को तो शिक्षा धनुर्विद्या की पिताजी नहीं दी थी। उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी मिलने क्यों नहीं आया? और पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला और द्रोणाचार्य ने क्यों साथ दिया उनका, कौरवों का? तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी, मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया, मुझे युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर जो है द्रोणाचार्य से द्वारा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है नाटक की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। तो इस कथा में 2 कथाएं हमने देखी इस नाटक के अंदर, जो कि एक आधुनिक कथा हमें नज़र आती है प्रोफेसर अरविंद की और उनके शिष्य चंदू की, और सेम दूसरी कथा जो यहाँ पर हमें दिखाई दी है द्रोणाचार्य और एकलव्य की। समानताएं आप समझ सकते हैं दोनों के बीच में। जिस प्रकार वहाँ प्रोफेसर अरविंद जो है शिक्षा जगत जिस प्रकार का बना हुआ है उसके अधीन होकर जो है अपने सिद्धांतों पर नहीं चल पाते, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, उन्हें अपने मित्र जो है द्रुपद से बदला लेना होता है, साथ साथ घर गृहस्थी भी चलानी होती है, घर में बच्चे के पीने के लिए दूध भी नहीं होता, उसको जुटाने के लिए उन्हें राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखानी होती है। और राज के अन्न के कारण, यानी कि जो उन्होंने जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हो जाता है मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो उसी प्रकार से द्रोणाचार्य जो है कौरवों का साथ देते हैं और उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है और अंत में उनको परिणाम को भुगतना भी पड़ता है। साथ साथ उन्होंने एकलव्य का अंगूठा भी मांगा, जैसे वहाँ प्रोफेसर अरविंद ने जो है चंदू का जो है भविष्य खराब कर दिया। वहाँ पे कारण कोई भी जो दिए वो सारे तो कारण है ही, लेकिन जैसे आज की सारे भ्रष्टाचार और परिस्थितियों के कारण जो है कई बार शिक्षक बहुत ही मजबूर हो जाता है, सेम वही चीज़ हमें द्रोणाचार्य के साथ भी यहाँ नजर आती है। इसलिए विमलेंदु ने उन्हें कहा कि तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य। तो इस प्रकार से यहाँ नाटक समाप्त होता है। संवाद जो है बीच बीच में मैंने जो सारे आपको संवाद बताए हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही थी। तो और बाकी जो संवाद है वो मैं पीडीएफ में डालूंगी। और ये जो है एक संवाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विमलेंदु बोलता है उनसे, प्रोफेसर अरविंद से, कि तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। मैंने बताया था आपको बीच में नाटक के, इतिहास की धार से लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ, सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस ने अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। तो इस प्रकार से वैसे तो वो कथन कम ही आते हैं जिसमें नाटक का नाम आ रहा है, जैसे इसमें द्रोणाचार्य नाम आ रहा है तो बच्चे आराम से पहचान लेंगे कि द्रोणाचार्य, लेकिन ये वैसे कथन और संवाद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कहानी अब आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आज का हमारा नाटक पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप कमेंट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारी पीडीएफ चाहते हैं तो न्यूनतम शुल्क प्रदान कर आप हमारी वेबसाइट जो है www.teachereducation360.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको कहानियाँ भी मिलेंगी छोटी छोटी, जो आप पढ़ सकते हैं। शिक्षाप्रद कहानियाँ भी हैं जो आप वहाँ पर जाकर, और काफ़ी सारे लेख मिलेंगे जिनको आप वहाँ पे अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, और साथ साथ जो है आज की टिप ये है कि गर्म पानी भी पीजिए, क्योंकि अभी मौसम तो हम कहें गर्म है, लेकिन जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस आ रखा है तो गर्म पानी बहुत फ़ायदा करता है। साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बहुत। आप सब लोग ठीक रहें और अच्छी तरह से पढ़ते रहें।